नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ साइंस। फिलॉसफी ऑफ साइंस के जो मेनी एस्पेक्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिलॉसफी ऑफ साइंस को जो रिसर्च स्कॉलर हैं या पीएचडी स्कॉलर हैं या जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, या सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनसे ये अपेक्षाएँ की जाती है कि उनको एक फिलॉसफी ऑफ साइंस का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं गणेश, जो पीएचडी कैंडिडेट हैं जेएनयू। आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। My name is Ganesh and currently I am pursuing PhD at the Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University. I have also done my MPhil from the Department of Political Science, University of Delhi. And my graduation and post-graduation have completed from Odisha. And in my MPhil I have done my work on politics of recognition in liberal democracy and epistemic crisis of Dalit Bahujan politics in India. So and right now I am working on the theme of emotions and politics. So emotions and politics, and I am trying to capture the phenomenology of anger from the Dalit politics. This is my broad area of research. तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन यही है कि आप फिलॉसफी ऑफ साइंस को एक सिंपल, अगर कहा जाए सिंपल वे में थोड़ा सा समझाइए कि फिलॉसफी ऑफ साइंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिलॉसफी ऑफ साइंस कैसे ओरिजिनेट हुआ और क्या मेजर डिबेट है। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स को समझाइए कि फिलॉसफी ऑफ साइंस है क्या। फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में बेसिक सवाल आता है कि व्हाई वी नीड्स टू स्टडी फिलोसफी ऑफ साइंस इन सोशल साइंसेज। तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होता है जो हमारा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे DU, JNU में बेसिकली जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जैसे JNU में फिलोसफी ऑफ साइंस करके तो स्ट्रक्चर में कोर्स में आता है, बट उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके बोलते हैं फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेस, राइट। इसी बेसिस पे DU में भी, क्योंकि मैं दोनों जगह से कोर्स पर किया हूँ, तो दोनों जगह से फिलोसफी ऑफ साइंस को जब हम डील्स करते हैं, हम लोगों को फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस लिख के लेके आते हैं। तो ये क्यों जरूरी है PhD में? क्योंकि हम जब MPhil या PhD दोनों के बारे में बोलेंगे, इसका पूरा नाम जानना पड़ेगा। बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो फिलोसफी ऑफ साइंस है, हम लोगों को यहाँ पे फिलोसफी आ रहा है, राइट। इट मीन्स हम मास्टर जब करते हैं, हम लोगों का MPhil जो है, MPhil का पूरा जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ फिलोसफी। The philosophy is the common, and it means the DPhil or the PhD, that is Doctor of Philosophy. The philosophy is both common term in both this course. Since आजकल जो है अभी स्क्रैप हो गया है MPhil कोर्स, बट दोनों में फिलोसफी कॉमन है, क्योंकि फिलोसफी जो है ये और डॉक्टरल जो डिग्री हम ले रहे हैं, सबसे टॉप डिग्री है आज के पूरा इंचार्ज हमारा जो एकेडमिक डिग्री लेते हैं, तो उसी में फिलोसफी सबसे एक्सट्रीम विजडम है। फिलोसफी इज नथिंग बट द थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना। इसका मतलब है कि हम जब फिलोसफी ऑफ साइंस इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो कोई भी रिसर्च हम लोग चुनते हैं, कोई भी टॉपिक जो चुनते हैं, वो कैसे सबसे टॉप में रहेगा। जितना भी हम लोग कर रहे हैं उसी फील्ड में, कोई भी हम लोग ब्रॉडर एरिया चूज करते हैं, तो वो जो ब्रॉडर एरिया में सबसे जो टॉप में रहता है वो फिलोसफी है। मतलब जनरली इसीलिए बोला जाता है फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। दिस इज वाई फिलोसफी इज नेसेसरी टू स्टडी एंड साइंस इसीलिए बोला जाता है फिलोसफी ऑफ साइंस, बिकॉज आज के डेट में हम जब सोशल साइंस का पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा जो नेचुरल साइंस से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और पढ़ते हैं। इट मीन्स कि वी नीड टू स्टडी इन अ प्रॉपर मैनर थ्रू वेरियस एविडेंस, थ्रू वेरियस एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही नहीं कि ऐसे करेंगे तो हम जर्नलिज्म और अदर थिंग्स भी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो उससे हमारा डिफरेंशिएट करता है। तो इसीलिए हमको बेसिक जानना चाहिए। बहुत सारे टाइम पे ये भी होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम जब फिलोसफी ऑफ साइंस को पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे डायरेक्टली टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि हम तो कहाँ पे सर्वे मेथड ले रहे हैं, कहाँ पे एथनोग्राफी ले रहे हैं, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड। सो हाउ दिस कोर्स एक्चुअली रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट और द PhD, बट ये बहुत रेलेवेंट है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जो भी एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन देंगे, हमारा जो थ्योरी का जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन एक फिलोसफिकल होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक बहुत वास्ट जो एरिया है उसी जो फील्ड के अकॉर्डिंग, उसके साथ उसका कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो यूनिकनेस होगा हमारा जो वर्क का या जो PhD का। दिस इज वाई फिलोसफी ऑफ साइंस इज नेसेसरी टू स्टडी इन PhD और MPhil। एंड इसीलिए भी हम लोगों को जो प्रिपरेशन भी करेंगे, बिकॉज फिलोसफी ऑफ साइंस से भी बहुत सारा सवाल आता है जो PhD के लिए, क्योंकि मास्टर में भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ाया जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे यह है मेरा कि फिलोसफी ऑफ साइंस का जो मेजर डिबेट है उस पर आने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिलोसफी ऑफ साइंस को खासकर वेस्टर्न जो डोमेन है नॉलेज का, वहाँ पर कब ओरिजिनेट हो रहा है
और जो आपका अर्ली अगर कोई फिलोसफर्स आप बताएं जो फिलोसफी ऑफ साइंस पर जिनका इन्फ्लुएंस हो और ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड पार्ट पर कि इसका मेजर डिबेट क्या है फिलोसफी ऑफ साइंस को लेकर। तो फर्स्ट तो आप बता दीजिए कि जो ओरिजिनेट पॉइंट है जहाँ से फिलोसफी ऑफ साइंस का आपका अर्ली फिलोसफर जो है जिनका इन्फ्लुएंस है इस पर। जनरली जब हम फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में बात करते हैं, उनको और थोड़ा सा ब्रीफ में बोलूँगा, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट कि जब हम लोग साइंस एज ए पर्टिकुलर कोट ऑन कोट सुनते हैं, जनरली केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट हमारे माइंड में आता है, नेचुरल साइंस जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें फिर हम लोग सोशल साइंस में जब फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में बात करते हैं, ये कैसे होता है कि इसी से कैसे ट्रांजिशन हुआ, जिससे आप लोगों ने इनिशियल स्टेज में देखोगे, आप जैसे बोले ओरिजिन का ये जो डिसिप्लिनरी बाउंड्री ये आज के डेट में हुआ है। तो फिलोसफी ऑफ साइंस में हम लोग जब पढ़ते हैं, बेसिकली हम डिसिप्लिनरी बाउंड्री को कन्वर्स भी करते हैं बहुत सारे टाइम पे। जैसे हम देखोगे कि इनिशियल स्टेज में जैसे हम लोग का ग्रीक को हम ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन वहाँ से पहले शुरू होता है कोई भी साइंस में मैक्सिमम। तो वहाँ पे जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस, दिस गाइज वर ड्यूरिंग दैट टाइम जो फिलोसोफर्स हैं। तो इन लोगों का ऐसा डिसिप्लिनरी बाउंड्री नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट में आता है, साइंस में, सोशल साइंस, ऐसा उसी समय पे नहीं था। जैसे अरिस्टोटल को ग्रेट एग्जांपल ले सकते हो, उनको दो चीज़ का फादर्स माना जाता है, बायोलॉजी प्लस पॉलिटिकल साइंस। वो समय पे ऐसा डिसिप्लिनरी बाउंड्री नहीं था। ये डिसिप्लिनरी बाउंड्री इज नथिंग बट द 18th सेंचुरी के अराउंड ये हुआ, जैसे हब्स मैकियावेली के टाइम से हुआ। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो उनका बाउंड्री क्रिएट नहीं किया गया था। पॉलिटिकल साइंस का बाउंड्री यहाँ तक है, आपका सोशल साइंस तक क्या है, बल्कि उन लोग आपके सभी सब्जेक्ट को आपका ब्रॉडर वे में देखते थे और डिमार्क नहीं करते थे, नहीं आपका इसका एरिया यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है, इसके बाद यहाँ दूसरा आपका एरिया स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हो जैसे स्पेस के ऊपर स्टडी उसी समय पे जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो का बड़ा डिबेट था, एक हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक डिबेट था। उस समय डिबेट को हम जब देखेंगे वो डायरेक्टली सोसाइटी के साथ इन्फ्लुएंस होता था। तो फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस जब हम बोलते हैं, बेसिकली सोशल साइंस जो है द फिनोमेना, स्टडी ऑफ द फिनोमेना फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी कुछ चल रहा है इवेंट्स, उसको जब हम स्टडी करते हैं उसको हम सोशल साइंस का हिस्सा मानते हैं। और जो साइंस में नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स का, एटम, कोई भी मैटर के ऊपर स्टडी कर रहे हो, इसी को हम साइंस का मानते हैं हिस्सा। तो ये ब्रॉडर जो बाइनरी है, वो बाइनरी को अभी ये मॉडर्न है, दिस इज नॉट द एंशिएंट एक्चुअली, दिस इज द बेसिक। ठीक। आपका अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिलोसफी ऑफ साइंस में अगर देखा जाए तो एक डिबेट जो है एम्पिरिकल स्टडी को लेकर है और एक नॉर्मेटिव जो आपका शुरुआत में अगर देखें आप, तो उसको आप कैसे देखते हैं इसमें? तो जो मॉडर्न मैं बोल रहा था कि जो सब्जेक्ट कोट अनकोट जो फिलोसफी ऑफ साइंस करके हम पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट अपने आप एक्चुअली 20th सेंचुरी से है, अकॉर्डिंग टू गुरप्रीत महाजन। उनका बुक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइंसेस एक्सप्लेनेशन करके है, एक बुक है, या आप पढ़ सकते हो आप उसको, बहुत अच्छा बुक है वो बुक, जो कि आपको बहुत ग्लिम्स देगा, बहुत एक तरह का शॉर्ट नोट टाइप का आपको बहुत सारा चीज़ दे देगा। अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी ऑफ साइंस प्लस हर्मेन्यूटिक्स को भी जो जानना चाहते हैं, दोनों चीज़ को, गुरप्रीत महाजन का एक छोटा सा बुक है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन साइंसेस करके है शायद। फिलोसफी ऑफ साइंस और एक आप दूसरा बता रहे हैं जो हाँ, दोनों चीज एक ही बुक में है, अंडरस्टैंडिंग। आप ब्रीफली बता दीजिएगा। बताएंगे वो, पहले मैं इसको क्लैरिटी करता हूँ। तो जो फिलोसफी ऑफ साइंस जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली आपका 20th सेंचुरी में आता है बेसिकली, कि कैसे जो सोशल साइंटिस्ट है, सोशल साइंस तो स्टडी हो रहा था ऑब्वियसली, हॉब्स वगैरह के टाइम पे सेपरेट हो गया था। क्यों हुआ इसके पीछे बहुत बड़ा डिबेट है, मुझे नहीं लग रहा है जाएंगे हम लोग। तो जब हुआ इस पे, तो डेविड ह्यूम का नाम आप सुने होंगे। तो डेविड ह्यूम को माना जाता है पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर माना जाता है, जिसको आप बोल रहे थे एम्पिरिकल स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो डेविड ह्यूम पहला पर्सन थे जो कि एक मजबूत तरीके से वो आर्गुमेंट किए कि वी नीड टू स्टडी द सोशल साइंस एंड द सोसाइटल फिनोमेना थ्रू द कंक्रीट एक्सप्लेनेशन एंड द एग्जांपल्स, और कंक्रीट टेस्ट, न्यूट्रलिटी, लॉ, ऑब्जेक्टिविटी के वे में पढ़ना जरूरी है। ये शब्द बोल रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखना। डेविड ह्यूम ना, और वो उसको पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर का सबसे बड़ा वो थे फिलोसफी ऑफ साइंस में। तो वो कहते थे किसी भी सोशल फिनोमेनन को हम लोग साइंस जैसे कर रहा है, नेचुरल साइंस की तरह हमको ही पढ़ना जरूरी है, एम्पिरिकली स्टडी करना, उसका एविडेंस के हिसाब से हमको लॉजिकल सोशल साइंस के एरिया कोई भी सोशल फिनोमेना को। तो जैसे भी आप लोगों को सोशल फिनोमेना है, मान लो फॉर एग्जांपल रायट्स है, हम लोग जनरली रायट्स के बारे में स्टडी करते हैं कोई भी। तो रायट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें क्या करोगे, उसका पूरा एग्जैक्टली साइंटिफिक तरीके से करना है। तो कहाँ पे रायट्स हो रहा था, कौन सा डेट में हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्चुअल डेटा के साथ एनालिसिस करके एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर से यहाँ से आर्म चेयर बैठ के कुछ भी कर देंगे इस पे। और जो एम्पिरिकल का डिबेट्स तो बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी को आप देखोगे तो मार्क्सिस्ट थ्योरी बहुत पूछ करता है एम्पिरिकल से, जो भी एक्शंस है इसी से। इवन कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ, जो भी उनका थ्योरी बड़ा बड़ा फिलोसफी है इससे, वो आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस से उनका आ रहा था सब कुछ। ठीक है।
मैं आगे अब जानना चाहूँ, जैसे आपने बताया कि 20वीं सेंचुरी में देखा जा रहा है कि फिलोसफी ऑफ साइंस बहुत एक्सपेंड कर रहा है और इस पर मेजर काम किया जा रहा है। जैसे आपने डेविड ह्यूम का एग्जाम, तो कार्ल पॉपर, इस सब का भी जो आपका है। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्रिटिकल स्कूल थ्योरी था और आपका जो कार्ल पॉपर था, इनका क्या योगदान है फिलोसफी ऑफ साइंस में, खासकर स्पेसिफिकली कार्ल पॉपर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो उसको मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा आप जनरली जब हम बात करते हैं फिलोसफी ऑफ साइंस में, इसमें दो ब्रॉडर स्कूल आता है, एक तरह का बोल सकते हैं, दो ब्रॉडर डिबेट आता है, एक पॉजिटिविस्ट, एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट, राइट। पॉजिटिविस्ट में जैसे मैं डेविड ह्यूम का नाम लिया, पॉजिटिविस्ट का ब्रॉडर स्कॉलर माना जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं अनदर सेट जो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट मानते हैं जिसको, क्योंकि पॉजिटिविस्ट जो बोलते थे ये लोग सिर्फ नेचुरल साइंस को एक्सट्रीमली ओवर एक्सेसिव एम्फासाइज करते थे, डेविड ह्यूम जैसे लोग, राइट। तो इसमें जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, इसमें आते हैं कार्ल पॉपर और थॉमस कुन, जो ब्रॉडर नाम है, जो फिलोसफी ऑफ साइंस में कोई भी यूनिवर्सिटीज या कोई भी डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो कार्ल पॉपर और जो थॉमस कुन है, इन दोनों का इतना बड़ा योगदान रहा कि इसी को ज़्यादा पढ़ा जाता है फिलोसफी ऑफ साइंस में। तो पहले मैं बोला था कि उनको एक्सप्लेनेशन को, कोई भी सोशल फिनोमेनन का एक्सप्लेनेशन जो है डेविड ह्यूम वगैरह के हिसाब से बोलेंगे तो वो जनरली इसको कंक्रीटाइज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते थे। इट मीन्स फैक्ट्स, एविडेंस, लॉ के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। बट ये लोग बोले कि नहीं, हमको और भी जो सोसाइटल फिनोमेना है उसको नॉट ओनली लिमिटेड आवरसेल्व्स विद इन दिस concrete scientific method, but we need to understand also some kind of subjectivity and post positivist। जैसे कार्ल पॉपर का जो बेसिक आर्गुमेंट है, should I come to the कार्ल पॉपर आर्गुमेंट later? तो कार्ल पॉपर ने जो बात करते हैं कि ये बोलते हैं कि कैसे कोई भी साइंस से हम थ्योरी बनाते हैं ना, थ्योरी मतलब कुछ स्टडी करके कुछ भी फिनोमेनन को, कुछ भी इवेंट्स को हम उसका एक जनरलाइजेबिलिटी करते हैं, जनरबिलिटी जिसको थ्योरी बनता है, तो उसको यूनिवर्सलाइज करने का कोशिश करते हैं, वो थ्योरी होता है। तो कोई भी थ्योरी कैसे बनता है बोलते हैं कार्ल पॉपर जो है, कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि कोई भी थ्योरी, वो साइंस, इसी में फिलोसफी ऑफ साइंस का डिबेट है, तो जो भी थ्योरी बनता है वो थ्योरी तब बनता है जब उसका फल्सिफिकेशन होता है। तो इसको मैं समझा देता हूँ वो फल्सिफिकेशन क्या होता है जनरली। तो वो बोलते हैं कि कोई भी जब हम सोशल फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उसको जब तक हम लोग दूसरा कोई साइंटिस्ट आके, सपोज मैं कुछ स्टडी किया, मान लो कि मैं रायट्स का ही एग्जांपल लेते हैं, रायट्स पे मैं स्टडी किया और बोला कि लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस से रायट्स हो रहा है। आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ इंडिया, यूके वगैरह के भी देख सकते हैं। तो रायट्स जब स्टडी हो रहा है तो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो कोई भी कंट्री में जैसे यूके में होता है आपका रायट्स होता है, लोग मारपीट करते, क्राइम बढ़ता है। मैं ये दे दिया स्टडी करके, ठीक है, तो ये मेरा थ्योरी हो गया कि एक मेरा थ्योरी ये बन गया, मैं स्टडी जो किया हूँ, मेरा थ्योरी नहीं बना है बोलते हैं वो। जब बोला मैं क्लेम किया कि रायट्स इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से होता है, ये मेरा क्लेम है। ये क्लेम जनरबिलिटी तब होगा अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर जब दूसरा कोई साइंटिस्ट आएगा। मान लो आप स्टडी किए, आप दूसरे जगह में बोलते हैं कि नहीं जो रायट्स है, आप बोलेंगे कि आप और एक बार स्टडी करेंगे मेरे को लेके उसी सेम चीज के ऊपर, और बोलेंगे कि नहीं ये जो रायट्स है ये और भी कुछ फैक्टर्स आता है, जैसे कल्चर, रिलीजन, या तो तब मेरा जो मैं जो आर्गुमेंट किया था वो थ्योरी होगा। जब फल्सिफाई होगा मेरा जो आर्गुमेंट है, देन इट विल बिकम थ्योरी। थ्योरी इसी हिसाब से बिल्ट होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर। पहले जो मेरा क्लेम था दैट इज नॉट थ्योरी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर के मतलब है कि ये जब तक मेरा फल्सिफाई नहीं करेगा दूसरा कोई, इसका मतलब मेरा थ्योरी नहीं है। तो ये आइंस्टाइन से इन्फ्लुएंस होते हैं जनरली। वो रिलेटिविज्म का बात करते हैं, जैसे न्यूटन को रिफ्यूटेशन करके एक न्यू थ्योरी देते हैं, रिलेटिविज्म। टाइम एंड स्पेस का बात करते हैं कि तुम्हारा जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है तो हम लोग स्पेस पे जाएंगे तो दैट विल बी डिफरेंट। वहाँ से इन्फ्लुएंस भी होते हैं थोड़ा सा। तो ये है बेसिक। अब थोड़ा सा थॉमस कुन का भी जो माना जाता है कि फिलोसफी ऑफ साइंस उनका एक मेजर वर्क है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली आप कार्ल पॉपर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, तो इसमें जो बोलते हैं, अगर मैं जो बात अभी जो बोल रहा था, जो थ्योरी दिया, मेरा जो आइडिया था, जैसे मैं यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश कर रहा था, जो थ्योरी है कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग बोल रहा था कि मैं जब दे देता हूँ एक थ्योरी, उसको बार बार टेस्टिंग होना चाहिए कार्ल पॉपर के लिए। और उसको अगर बिना टेस्टेड करके मेरे जो आर्गुमेंट को आप थ्योरी बना दिए हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे पता है? बोलते हैं कि ये स्यूडो साइंस बोलते हैं वो। इसीलिए वो तीन व्यक्ति को क्रिटिक किए थे, कार्ल मार्क्स, फ्रॉयड और हिगेल को, और अडलर को भी किए थे वो उसी में। तो इन लोगों का जो है क्लिनिकल टेस्ट करके ही ये लोग पूरा थ्योरी दे दिए हैं। इवन मार्क्स जो है ये डॉगमाटिज्म हो जाएगा। अगर मेरा जो आर्गुमेंट है, मैं बोलूंगा कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही रायट्स हो रहा है कॉन्स्टेंटली कहीं पे भी जाके, तो इसको डॉगमा बोलते हैं। वो ऑर्थोडॉक्सिज्म के तरफ जाएगा, वो थ्योरी नहीं बोलेंगे बोला। जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर डिटरमिनिज्म को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं
कि आप जो बोल रहे हैं कि नहीं इकोनॉमी जो है उस सोसाइटी को, अगर किसी भी सोसाइटी को समझना, जिसे मार्क्स बोलते हैं, इकोनॉमी जो है वो बेस है और उससे हर चीज़ डिटरमाइन होता है। कहीं ना कहीं इस आइडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं कार्ल पॉपर कि आप एक फैक्टर को मान लेते हैं। कार्ल पॉपर तो मार्क्स को करते हैं वो, तो दैट इज राइट, बट उनको प्रॉब्लम वो होता है कि जो मार्क्सिज्म पे होता है बेसिकली, कि मार्क्सिज्म में क्या होता है, जो भी मार्क्स का जो आइडियाज है या आफ्टर लेनिन ये लोगों का जो आइडियाज को फॉलो अप करते हैं जो भी लोग, मार्क्सिज्म जब हो जाता है, आइडियोलॉजी इज वेरी डेंजरस मानते हैं कार्ल पॉपर, इसीलिए ओपन सोसाइटी का बात वो करते हैं। तो कोई भी आइडियोलॉजी जब हो जाता है वो एक तरह का न्यूट्रलिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोच नहीं सकता है किसी भी फेनोमेनन को, जो कि डेंजरस है, और उसमें हम बायसनेस आ जाता है बोलते हैं। क्योंकि सोशल साइंस में हम जब स्टडी करते हैं बायस फ्री होना चाहिए, बट there is nothing in social science that is absolutely bias free, but there should be some extent bias free होना चाहिए। तो इसीलिए वो मानते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी को प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया करके उनका एक बुक भी है, राइटअप है, जिसमें वो इसीलिए आइडियोलॉजी को प्रॉब्लम नहीं करते हैं। आइडियोलॉजी में जब आ जाते हो आपको दिखेगा नहीं, जो भी सोशल फेनोमेनन है या जो भी फैक्ट चल रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है, और उसको आप आपके जो एक लेंस के पर्सपेक्टिव पे देखोगे तो दैट विल बी इग्नोरेबल। तो इसीलिए हम अच्छा से समझ नहीं पाएंगे, अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सोशल फेनोमेना को, इसीलिए वो आइडियोलॉजी से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और इसीलिए मार्क्सिज्म जैसे आइडियोलॉजी वो प्रॉब्लमेटिक करेगा बोल के इसीलिए वो क्रिटिक करते हैं। तो इसीलिए और उसी में जो जा रहा है, और उसी में अगर मेरा जो थ्योरी हो गया, मेरे को कोई भी रिफ्यूट नहीं कर रहा है, मेरे को कोई नकार नहीं रहा है कि ये गलत है, तब तक वो थ्योरी नहीं है, ये स्यूडो साइंस है। तो इसी पे इसके लिए जो कार्ल पॉपर का बात है कि उसको टेस्ट करो, कोई भी थ्योरी जो बन गया है, कोई भी जो भी क्लेम कर रहा है, उसको कांस्टेंट टेस्टिंग का जरूरी है। टेस्टिंग के ऊपर बहुत फोकस करते थे ये कार्ल पॉपर। थॉमस कुन थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट थोड़ा सा। वो भी मानते हैं कि कोई भी जो भी थ्योरी बनता है वो साइंस और थ्योरी को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि साइंस से ही थ्योरी बोलते हैं कोई भी साइंटिफिक स्टडी के थ्रू। तो जब कुन का बात आता है वो पैराडाइम शिफ्ट का बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो ऐसे कोई भी मैसेज, जैसे फेनोमेना बोला कि मैं जो प्रोग्राम्स या जो रायट्स के बारे में, ये रायट्स के बारे में जो स्टडी किया हूँ, ये लॉन्ग टर्म किस्सा है। बेसिकली वो पूरा एग्जैक्ट नेचुरल साइंस से ड्रॉ करते हैं उनका जो फेनोमेना है। तो वो बोलते हैं कि जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, जो भी हम लोग का एकेडमिक कम्युनिटी जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी ही मानते हैं इसको, तो यहाँ जो कोई भी थ्योरी जो डेवलप कर रहा है कोई भी पर्सन या कोई भी साइंटिस्ट, तो वो लॉन्ग टर्म खींचना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक चलेगा उसका जो दबदबा, उसका जो रेलेवेंस। बहुत लॉन्ग टर्म के बाद कोई दूसरा आएगा, जैसे न्यूटन के बाद आइंस्टाइन, ये दिस इज वेरी लॉन्ग है, राइट। जैसे जियोसेंट्रिक व्यू टू हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द मूविंग द सन अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ये जो डिबेट था, इसका भी बहुत गैप रहता है। तो इसीलिए जो वो जो लंबा गैप था, वो गैप को बहुत टाइम लगता है वो कोई भी थ्योरी को हम रिफ्यूट करने के लिए। ऐसे कार्ल पॉपर के में क्या होता है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी टेस्टिंग करो हो सकता है, बट थॉमस कुन में लेट होता है, इसीलिए वो बोलते हैं पैराडाइम बोलते हैं, जिसका टाइम टेकिंग रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, और उसको रिफ्यूट करते हैं। सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो थॉमस कुन का कहना है कि जो पैराडाइम शिफ्ट होता है उसमें टाइम लगता है। अगर मान लीजिए साइंटिफिक पैराडाइम चल रहा है, चाहे आपने जैसे पॉजिटिविस्ट का एग्जांपल दिया, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट दो मेजर स्कूल है फिलॉसफी ऑफ साइंस में, और दोनों का एजम्पशन अलग है। वो तो थॉमस कुन का कहना है कि अगर एक पैराडाइम अगर 16th सेंचुरी में अगर काम कर रहा है तो उसको शिफ्ट होने में सेकंड पैराडाइम में टाइम लगेगा, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक। अगर देखें तो थोड़ा सा हम लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट का बात करते हैं, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है उनका जो मेथोडोलॉजी है या फिलॉसफी ऑफ साइंस को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, उस पर थोड़ा सा ब्रीफली आप दे दीजिए, क्योंकि अभी आपको ही पता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म का काफ़ी इफेक्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है सोशल साइंस के स्टडी में भी। तो उस पर थोड़ा सा ब्रीफली आप उसको देखिए कि उनका क्या उनकी बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म आप बात करते हैं, मैं पर्सनली जो टर्म कोट अनकोट पोस्ट मॉडर्निज्म जो सबसे आई एम वेरी सस्पिशियस, दिस इज माय पर्सनल स्टेक आल्सो, कि पोस्ट मॉडर्निज्म करके हम लोग पढ़ते हैं नो डाउट, बट उसको कोई भी जो पोस्ट मॉडर्निज्म बोल के हम लोग बहुत सारे फिलोसोफर को ले आते हैं, डेरिडा, फुको, रोनाल्ड बार्थ्स, वो लोग कभी खुद को पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं कहे हैं। ये पहला बात आपको थोड़ा सा मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो पोस्ट मॉडर्निज्म का बात करते हैं, इसको हम देखना पड़ेगा कि ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता रहा था कि जो आइंस्टाइन का जो डिबेट्स है, फुको वगैरह, फुको जो है मिशेल फुको, पोस्ट मॉडर्निज्म तो मैं नहीं कहूँगा, पर्सनली मेरा इस टाइप है, बट क्योंकि वो खुद नहीं मानते हैं कभी पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा चीज़, बट मॉडर्निज्म को क्रिटिक किए हैं तो हम पोस्ट लगा देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ पे। तो वो मानते हैं कि वो आइंस्टाइन का जो आइडियाज है उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो बोलते हैं कि जो रिलेटिविज्म के बारे में बात करते हैं, रिलेटिविज्म मीन्स कि कोई भी जो ट्रूथ होता है, कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ जब मैं से क्लेम करता हूँ, ये यूनिवर्सल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है बोलते हैं वो, ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। इवन आपको साइंस में भी देखोगे तो साइंस में भी आपको कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं है, इसीलिए हम लोगों का जो एक यूनिवर्सल कोई भी जो अजम्पशन मिलता है आपको, जैसे टेम्परेचर मापने का एग्जांपल दे सकता हूँ। टेम्परेचर आपको कब अच्छा है, आपको 95 से लेकर 100 के बीच में होगा, ऐसा कभी भी नहीं बोला गया है कि 99 ही होना चाहिए। तो इसीलिए
रिलेटिविस्ट है और एक range दिया गया या रेंज पे ये बिलीव करते हैं एक तरह का। तो ये और भी बहुत सारा मल्टीप्लिसिटी को लेके आते हैं। इनके जो डिबेट्स है जनरली फिलोसफी ऑफ साइंस में ये लोग ज़्यादा एंगेज करते भी हैं और नहीं करते भी हैं। इसी बेसिस पे हम इनको एंगेज करा सकते हैं, बट इनका टेक्स्ट वगैरह के ऊपर और स्टैंड है। आगे हम देखेंगे तो रॉय भास्कर वगैरह का डिबेट आता है, रियलिज्म वगैरह, उसके बाद हेम्पेल का रॉय भास्कर, ये सब डिबेट आता है फिलोसफी ऑफ साइंस में। आगे हम जाएंगे तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा, तो आप कर लेंगे। तो इसी पर हम लोग अब डिस्कशन के लास्ट में ही हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि कुछ एक दो स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए जिनको फिलोसफी ऑफ इंटरेस्ट में बहुत आपका इंटरेस्ट है, और कुछ बेसिक बुक्स जो उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए फिलोसफी ऑफ साइंस का। तो आप 2-3 बुक चाहें तो व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बेसिक बुक एक तो होगा जो एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस जो है, वो बुक को आप अभी पढ़िए, जो भी है बहुत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बेसिक क्लैरिटी देगा आपको। उसके बाद आप अगर पढ़ोगे तो, जैसे मैं बुक का नाम भूल रहा हूँ, बट जैसे कार्ल पॉपर का कुछ ओरिजिनल रीडिंग्स है, और एक डिबेट है कार्ल पॉपर और थॉमस कुन के बीच के तरीके से एक राइटर्स ने लिखा है, आई विल शेयर इन दी लिंक। और आप पॉपर का ओरिजिनल रीडिंग्स पढ़िए, जैसे कि उनका जो द लॉजिक ऑफ सोशल्स करके एक रीडिंग है छोटा सा, उसको आप गूगल भी करोगे तो द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस कंजेक्चर्स का बात करते हैं। मतलब जिनको फिलोसफी ऑफ साइंस में इंटरेस्ट है उनको ओरिजिनल वर्क पढ़ना चाहिए। कार्ल पॉपर का पहला जो बेसिक रीडिंग है द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, उसके बाद है थॉमस कुन, उससे आएगा। और बेसिक गुरप्रीत महाजन को पढ़ने के बाद उसको पढ़ोगे तो आप एंगेज भी कर पाओगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा ओरिजिनल रीडिंग। बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि ओरिजिनल रीडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है। आप पढ़ोगे तो बार बार वो एक्सरसाइज हो जाएगा, तो समझ जाएंगे आप। तो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से काफ़ी मेरे लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है, और आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you, Vikas, for inviting me to such a wonderful discussion. It's very grateful to me also. But due to this shortage of time, I also. Okay, we'll do next Next video. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you.